हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा तीसरा वीडियो है यूट्यूब पर। और जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग पहले टॉपिक को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो भी फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में जो भी डिस्कस किया गया है वो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी तरीके से डिस्कस किया गया है। तो आप लोग वहाँ जाएं, वो वीडियो देख करके फिर यहाँ आए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस क्लास में और उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और मे भी अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आया होगा, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं कि रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का उस पर कौन कौन वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, तो फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends। ओके, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हमने डिस्कस कर रखा है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या था, एक कांस्टेंट था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखा था कि वो रेसिस्ट कर रहा था करंट को, लेकिन उसका बेसिकली काम क्या होता है कि चार्जेस जो होते हैं उस चार्जेस के फ्लो को क्या करता है कि रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स निकले तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको रेसिस्ट करने का काम करना रेजिस्टेंस का होता है। तो पहला जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो हमारा होगा नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, अब यहां पर मटेरियल का मतलब क्या हुआ, कंडक्टर। ये नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल बोलो आप या फिर उसको आप क्या बोल दो, कंडक्टर बोल दो आप। तो नेचर ऑफ द कंडक्टर, जैसे नेचर ऑफ द कंडक्टर मींस क्या, तो कुछ रेजिस्टेंस होंगे जो काफी लिस्ट हिंड्रेंस बनाते हैं। ठीक है, तो जो लिस्ट हिंड्रेंस ड्रॉ करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर क्या करता है, तो लिस्ट हिंड्रेंस ड्रॉ करता है कहाँ, कंडक्टर में। तो पहला क्या हो गया। और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो हाई हिंड्रेंस या फिर मोर हिंड्रेंस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कंडक्टर के अंदर। तो जो लिस्ट हिंड्रेंस बनाएगा कंडक्टर में वो अच्छा कंडक्टर होगा, और जहां बहुत ज्यादा बनेगा वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर है ना। उसके बाद फिर कॉपर, एल्यूमिनियम। तो पहला हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि डिपेंड करता है कि कंडक्टर का नेचर क्या है। ओके, नंबर 2 टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना आप। ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। या आप जनरली कह सकते हो कि आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी के। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा नंबर 3, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट मींस कि अगर आपके पास आप जो भी कंडक्टर यूज कर रहे हो उसका जितना ज्यादा लेंथ होगा, ठीक है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसकी इक्वेशन 1 बोल दो आप। ओके, ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। एंड द लास्ट वन, फोर्थ नंबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वायर, बहुत सारे वायर क्या होते हैं, पतले होते हैं, बहुत सारे वायर मोटे होते हैं। लेकिन थिन एंड थिक यानी कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है हमारा, ये मार्कर देखो आप, ये क्या, ये मान लो कि हमारा एक वायर है, तो इसका ये हमारा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और दूसरा एरिया हो गया हमारा ये। तो ये देखो कि इस वाले एरिया में इस वाले एरिया में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो ये हो गया हमारा पतला यानी कि कम एरिया, ये क्या है, ज्यादा एरिया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या करता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। यानी कि इस एरिया
वाले वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में, इस एरिया वाले वायर के अकॉर्डिंग। ओके चलिए, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इट मींस कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं कि आर इज डायरेक्टली proportional to the length। ओके, और यहां हम लिख देते हैं कि R is inversely proportional to area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, तो 1 and 2। अब इसी 1 and 2 से क्या मिलेगा हमें, आर का एक नया फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 तो आर इक्वल टू क्या होगा, आप लोग देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके ओके, इसको मिटाता हूं मैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल। कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जो लिस्ट हिंड्रेंस बनाएंगे, कुछ मोर हिंड्रेंस बनाएंगे। जो लिस्ट हिंड्रेंस बनाएगा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, जो लिस्ट बनाएगा उसमें वो अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, दूसरा क्या, टेम्परेचर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ बढ़ाइए आर बढ़ते जाएगा। फोर्थ क्या था, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप एरिया बढ़ाइए डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, आप एरिया बढ़ाइए, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके चलिए, तो इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या मिला, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए। तो फर्स्ट क्या था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड सेकंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R इज L अपॉन A। ओके, अब इस साइन को हम क्या करेंगे, हटाने वाले हैं। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। व्हाट इज रो, तो रो को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग RHO से। इसका नाम क्या है, इसी को कहा जाता है बच्चों रेसिस्टिविटी। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ में जो R इंट्रोड्यूस हुआ था उसको भी हमने क्या कहा था, कांस्टेंट कहा था। फिर हमने बोला था कि R डिपेंड करेगा, तो R डिपेंड किया 4 चीजों पर, उसका फैक्टर था वो R को। फिर हमने सॉल्व किया, R से क्या निकला, रो L बाई A। रो यहाँ पर क्या है, रो भी एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। रो को RHO ऐसे डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते क्या है इसको, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो कुछ जो वायर्स होंगे हमारे पास, जो कंडक्टर्स होंगे, कुछ कंडक्टर्स जो होंगे हमारे पास, जैसे कि मेटल्स एंड अलॉयज होगा हमारे पास, उसकी जो रेसिस्टिविटी होगी, उसका जो रेंज होगा, ठीक है, वो 10 टू द पावर नेगेटिव से स्टार्ट होता है, -8 टू -12। और जब आप उसी में आप चले जाओगे, आप जैसे मेटल्स एंड अलॉय हो गया, अगर आप आगे बात करें इंसुलेटर के रेफरेंस में, इंसुलेटर में, तो वो फिर पॉजिटिव में चला जाएगा उसका रेंज। ओके, तो रेसिस्टिविटी ही डिसाइड करेगी कि कौन सा अच्छा कंडक्टर होगा, उसमें करंट कितना इजीली फ्लो करेगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका देख लेते हैं कि रेसिस्टिविटी कैसे क्या होता है। तो फिर इसको डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन करने के बाद इसके ऐसे दोनों देखने वाले हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन ये रहा हमारा, ये है क्या, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट फेसेस। तो ये एक्चुअली जनरली क्या होता है कि रेसिस्टिविटी को का डेफिनेशन पूछा जाता है, उसका डेफिनेशन पूछा जाएगा, उसके रिस्पांस के बारे में पूछा जाएगा। दूसरी बात ये है कि रेसिस्टिविटी जो होता है, नहीं वो लेंथ पर डिपेंड करेगा कंडक्टर के, नहीं वो डिपेंड करेगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर।
तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी सिंपल, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये घटेगा। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो मेटल्स एंड एलॉयज का जो रेसिस्टिविटी होता है उसका जो रेंज हो कितना होता है, तो 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर से लेकर के 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। ये जो ओम मीटर आपको दिख रही है क्या है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब तुम्हें बना कैसे ओम मीटर, तो हमारे पास फॉर्मूला था आर इक्वल टू रो, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सपोज कि मुझे रो को ये रहने देना, हमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए, तो रो को हम यही छोड़ते बाकी सब को इधर ले आते हैं। तो आर, अब ये क्या है, डिवाइड में ऊपर आएगा क्या होगा, इंटू में आर इंटू ए, एल इंटू में बाई में आएगा क्या, एल इक्वल टू क्या होगा, रो हो गया। यानी कि फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओके, अब सबको यूनिट वाइज लिख लिया जाए। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा आपका ओम, एरिया का क्या, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या, मीटर, मीटर में क्या हो, आंसर हो गया, क्या बचा, ओम मीटर। सो रेसिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर। ये फॉर्म, ये हो गया आपका यूनिट। तो रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, और उसका रेंजेस हमारे पास है कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज इज, आपको पता है एलॉय क्या होता है, ठीक है। तो किसी मेटल जो प्योर मेटल्स होता है ना, उससे कुछ मिक्सअप कर दो, उससे क्या बनेगा, एलॉय बन जाएगा, ठीक है। और एलॉय हम बनाते हैं कुछ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब, ताकि वोल्टेज बढ़ाएं तो उसमें कोई इफेक्ट ना हो, तब वो यूज किया जाता है। तो उसका रेंज 10 टू द पावर माइनस 8 से लेकर के 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। एंड इंसुलेटर का रेंज क्या होगा आपका, ये 10 टू द पावर 12 से लेकर के 10 टू द पावर 17। ओके, 170, ये अप्रोक्स हो जाएगा, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। इसके शॉट ले लें इसका। इसके बाद का जो टॉपिक है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले, ठीक है। ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा इसके बाद इससे, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, सबके बेसिस पर क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ओके, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, देखो हम लोग रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इन सीरीज एंड नंबर टू इन पैरेलल। कभी कभी डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, 2 या 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए और उसको फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि हम लोग फाइंड आउट क्या करने वाले हैं कि व्हेन वी कंबाइन द रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन अ पैरेलल एंड इन अ पैरेलल, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस इन अ सीरीज एंड पैरेलल। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, शॉर्ट लिखते हैं इसको, इन सीरीज एंड नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग इन पैरेलल। ओके, तो जब आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा फिर डिराइव पूछा जाएगा, तो 2 रजिस्टर्स या फिर 3 रजिस्टर को पूछा जाएगा, तो हम लोग 3 रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे एक साथ, उसके बाद करेंगे। इन सीरीज में क्या होगा, इस सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, तो व्हेन resistance is connected or joined in the joined into end। ओके, इस केस में क्या होता है, तो द टोटल resistance in the system is equal to the sum of all individuals resistance।
ओके, ये हो गया इन सीरीज में। ओके, इन सीरीज, पहले इन सीरीज को ही करते हैं हम, डिराइव करते हैं। इन सीरीज में रेजिस्टेंस इज जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ओके, ये रहा हमारा, यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस लगा देंगे, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। यहाँ हम लोग स्विच लगा लेते हैं, यहाँ हम लोग एमीटर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ आगे वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्ट, ओके। अब ये टर्मिनल हो गया ए एंड ये हो गया बी, और ये हमारा वोल्टेज कितना है, वी है। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ओके। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करके जाएगा। तो यहाँ से करंट कितना निकला, आई करंट निकला, यहाँ भी आई पहुंचा और यहाँ भी क्या पहुंचा, आई पहुंचा। अब आप देखो यहाँ पर इन सीरीज का केस में ये तो ऐड हो गया, इसमें क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है क्या है, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 एंड इसको R3, ओके। द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज R1, सेकेंड इज R2 एंड थर्ड इज R3, और टोटल जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, तीनों का सम होगा। अब आप देखो यहाँ पर कि करंट आई फ्लो हुआ, हमने पढ़ा है ये सर्किट में कि सर्किट में क्या होता है कि जितना करंट बाहर आएगा उतना ही करंट अंदर आना चाहिए। अगर यहाँ से आई करंट निकला है तो लास्ट में क्या, आई करंट वापस मिल जाना चाहिए। इन द केस की अगर 5 एम्पियर करंट यहाँ से निकला है तो 5 एम्पियर करंट वापस इसको मिलना चाहिए। तो आप देखो कि इस वायर से करंट गया आई और यहाँ तक पहुंचा आई, ठीक है, सीरीज में। तो सीरीज में तो क्या होगा, यहाँ भी करंट आई होगा, यहाँ भी करंट आई होगी, यहाँ भी करंट क्या होगा, आई होगा। लेकिन इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि इन सीरीज द करंट इज क्या, इक्वल एंड सेम। करंट क्या है, सेम और इक्वल है। ये करंट आप देखो कि हर जगह फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी क्या मिला, आई करंट, सेकेंड रेजिस्टेंस को भी आई करंट, थर्ड वाले को भी आई करंट। लेकिन इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सिस्टम में जो करंट वो क्या है, इक्वल है। तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट आई हो गया। तो अगर हम यहाँ लिखना स्टार्ट करें तो टोटल करंट इन सिस्टम क्या आई है, और टोटल करंट इन सिस्टम में जितना होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ क्या, इंडिविजुअल्स, सम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सब में क्या है, आई आई करंट ही है, तो करंट क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि इन सीरीज करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट जो होता है सब में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर देंगे R में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, RS हो जाएगा, RS समझ में आप लोगों को। ये हमारा सीरीज है, इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस को इंड टू इंड जोड़ दिया जाता है, R1 R2 R3 एक साथ जुड़ा हुआ है। करंट यहाँ से आई फ्लो होगा, सबको क्या मिला, आई करंट मिल गया। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज देखो आप कि जब यहाँ से वोल्टेज फ्लो होगा तो वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज यहाँ से निकला, पहले वाले रेजिस्टेंस को क्या मिला, मान लो कि इसको मिल गया V1, सेकेंड वाले को मिला V2 एंड थर्ड को क्या मिला, V3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सीरीज में पहले वाली जो डिवाइस थी, जो रेजिस्टेंस थी, वो वोल्टेज ले ली, तो जो इसको मिला उसके बाद उसको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, थर्ड वाले को डिफरेंट मिलेगा। यानी कि सीरीज वाले केस में क्या देखा आपने कि करंट तो सेम होता है, ठीक है, कि इन सीरीज करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, बट डिफरेंट क्या हो रहा है, तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं यहीं पर, फिर उसके बाद फिर लिखते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ओके, तो ये क्लियर है आपका।
सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेरे मिटाने तक समझ जाइएगा आप लोग। ओके ओके, तो टोटल वोल्टेज इन दिस सिस्टम V is equal to V1 plus V2 plus what, V3। ये हमारा टोटल वोल्टेज हो गया किसमें, इस सिस्टम में, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या रखा था, R is equal to R1 plus R2 plus R3। अब आप देखो हमारे पास तीन चीज गिवन है, I करंट सबके लिए सेम है, R R1 प्लस R2 प्लस क्या है, R3 है। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। यहाँ इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया ये। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रॉम ओम्स लॉ। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ये सेकंड वीडियो में मैंने डाला है ओम्स लॉ क्या था। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू I, पढ़े थे, I इंटू R। V इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, तो ये अगर आप टोटल वोल्टेज देख ले तो क्या सिस्टम है, ये वाला है हमारे पास। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू R दिख रहा है हमारा। ये टोटल वोल्टेज के लिए हो रहा है। और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, RS था। तो यहां पर क्या होगा, सो V इज इक्वल टू I इंटू RS। उसके बाद फॉर V1 इज इक्वल टू, V1 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R1। V2 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R2। एंड V3 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R3। ये इक्वेशन को क्या मान लिया हम लोग, थर्ड मान लिया। ओके, ये बहुत इजी है। ओम्स लॉ से क्या मिला हमें, V इक्वल टू I इंटू R, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट RS लिख लिया हमने। फर्स्ट वाले वोल्टेज में क्या है, करंट I, रेजिस्टेंस R1, I इंटू R1। सेकेंड के लिए I इंटू R2, थर्ड के लिए I इंटू R3। ओके, यहां कर ले हम लोग, कहां कर ले इसको। अब ये 1 2 3 को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम 1 2, बंद करो। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है और 3 हमारा ये पूरा है। हमें फॉर्मूला क्या था, अब इसको रखना है हमें। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, स्पेस कम है बोर्ड पे, तो यहाँ आते हैं हम लोग। तो V की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ देखो I इंटू RS, तो यहाँ लिखते हैं इसको V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह पर क्या हुआ, I इंटू RS इक्वल टू V1 की जगह पर I इंटू R1, ओके, V2 की जगह पर I इंटू R2 एंड I इंटू R3। अब देखो कि इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा, तो आपको कॉमन I दिख रहा होगा। I हमने कॉमन रखा, I RS लिखा हमने, यहां से I हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सब जगह I था, I कैंसिल, सो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये निकल गया सीरीज का फॉर्मूला, और इसी को बोलते हैं डेरिवेशन। कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं कि दो रेजिस्टेंस गिवन होगा और बोलेगा कि दो रेजिस्टेंस को आप डिराइव करो सीरीज में। ओके, तो इन सीरीज ये कहानी था हमारा। पैरेलल वाले में क्या करेंगे, पैरेलल में जैसे कि यहां पर मैं क्या कहता हूं, टोटल रेजिस्टेंस इन सिस्टम, और मैं लिखवाया हूं पहले वाले में, जो फर्स्ट वाला मैंने मिटाया था। तो वैसे क्या होगा कि पैरेलल वाले में सेम चीज करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा आपको। इक्वेशन 1 ये था कि टोटल रेजिस्टेंस इतना है, 1 2 3, टोटल वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। जितना वोल्टेज सर्किट में फ्लो होता है वो जो इंडिविजुअली
जितने रेजिस्टेंस को मिला है उसके सम के बराबर होता है। ओके, अगर सपोज के यहाँ पर 20 वोल्ट है तो सब में क्या बढ़ गया, 20 वोल्ट बढ़ गया, इसलिए V इक्वल क्या होगा, सारे वोल्टेज के बराबर हो गया। एंड ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था हमने, V इक्वल टू I इंटू R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, RS होता है, तो यहाँ पर टोटल ले लिया V इक्वल टू I इंटू RS, V1 इक्वल टू I इंटू R1, और ये कैंसिल कर देंगे। ओके, चलिए इसके बाद का टॉपिक है हमारा इन पैरेलल। इसके बाद एक क्लासेस और है, उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अच्छे से देखें। आखिर अगर काफी स्लो होता है तो आप वहाँ स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।